अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सो अस्सलाम। आज की वीडियो में हमें कैसा एक फ़ाइनेंशियल एजुकेशन को कोई वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और अगर जो भी गलतियाँ आपको फ़ाइनेंशियली कर रहे हैं, जो भी लेट 20s में और आके उनके 30s में, तो उससे सब कैसे सुधारें, वो बारे में आज आपसे बात करना है। करीम, ये फाइनेंशियल एजुकेशन जो है बेसिकली आके हमारा जो इंडियन इसमें फाइनेंस जो एजुकेशन इसमें है, इसमें क्या है, फाइनेंस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ता है बचपन में। तो आपको भी मालूम होएगा, हम लोग भी जो एजुकेशन में पढ़ा वहाँ पे बहुत सब्जेक्ट पढ़ा, हम लोग मैथ्स साइंस बहुत से सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन आगे फाइनेंस रिलेटेड कभी हम लोग पढ़ा नहीं, पर्सनल फाइनेंस पढ़ा नहीं। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो एजुकेशन नहीं रहने से बहुत से आदमी क्या होता है, अपना पर्सनल लाइफ में जब जॉब को चले जाता है तो वो लोग आके फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं। तो इसके लिए आके फाइनेंशियल एजुकेशन लेने से आके बहुत कुछ चीज़ हम लोग, अगर फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है, अगर उसके बारे में हमको मालूम है, तो वहाँ से हम लोग आके अच्छा डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन लेना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसा नहीं है कि कोई पुअर आदमी लेना चाहिए, मिडिल आदमी लेना चाहिए, रिच आदमी लेना चाहिए। ये आके जनरल सबके लिए चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर मिडिल आदमी के पास भी पैसा नहीं रहता है, उसको प्रॉब्लम रहता है। रिच आदमी के पास पैसा रहता है, मगर उसको कैसा बचाना करके उसको भी ये रहता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन जो रहता है वो आके सबके लिए आके कॉमन है। सो अब जो भी लेट 20s में है, तो जो भी अब ये उनके जब भी ग्रेजुएशन होके आते हैं, उनकी जब फर्स्ट जॉब मिलती है और फर्स्ट जॉब से लेके पहले 5 साल उन लोगों जो भी अर्न कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसको कैसे सेविंग्स करनी चाहिए। हाँ, ये जो फाइनेंशियल जो मिस्टेक आप जो पूछा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल था। ये 20s में आके गलती करते हैं, सब लोग करते हैं, मोस्टली करते हैं, सबके लिए नहीं बोल सकता, मोस्टली करते हैं। और मैंने खुद भी मेरे लाइफ में आके मैंने बहुत मिस्टेक किया है। तब मेरे को उतना फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं था, उतना जानकारी नहीं था, तो मैंने भी अच्छा। बहुत गलत डिसीजन लेके स्ट्रगल हुआ था। तो इसके लिए आके क्या हमको ध्यान देना चाहिए, जब हम कमाने जाते हैं वहाँ से ही हम लोग क्या करने का, अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेना चाहिए। ये हमको, जैसे हम लोग को पहले बचपन में क्या होता था कि कुछ इसमें जो खुला में पैसा सेविंग करने का आदत रहता था, आजकल वो बहुत कम हो गया। उस टाइम पे वो आदत रहता था कि कुछ पैसे, पहले देखा होगा आप घर में, हाँ, फैमिली में भी क्या करते हैं, वो कुछ पिग्गी किचन में, बैंक, हाँ, पिग्गी पिग्गी बैंक में, बैंक और जैसा किचन रहता में है। भी कुछ ऐसा चावल में कुछ नोट डाल देते हैं, ऐसा कुछ वो लोग भी छुपा कर ऐसा सेविंग करते थे। तो वो सेविंग अभी कम हो गया। एक्चुअली वो सेविंग का आदत डालना चाहिए, तो उससे क्या होता है, आपको पैसा सेव करने का ये आता है। लेकिन सेविंग खाली करना नहीं चाहिए लाइफ में, सेविंग के साथ हमको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी भी करना चाहिए। जी, क्योंकि पैसा हम खाली बचा के रख के क्या करेगा, पैसे का वैल्यू तो कम होता जाता है, महंगाई कैसा बढ़ते जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना। जी, वही महँगाई आके बढ़ते जाती है, तो आगे सेविंग करने से क्या होता है, हमारा पैसा जो है साल पे साल क्या होता है, घटते जाता है। सही तो बात उसके है। लिए हमको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हम लोग के जो इसमें है, तो शरिया कंप्लेंट, क्योंकि इस्लामिक इससे आगे पूरे इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सही तो बात। कुछ इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा है, हलाल तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का है। बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि उन लोग को जानकारी नहीं रहता है। एक जानकारी का भी कमी रहता है, और दूसरा आके डरना भी रहता है, क्योंकि उन लोग को पता भी नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन बहुत से और लोग, बहुत से लोगों को पता नहीं है हाँ, कि पता नहीं हलाल है। तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का भी। हाँ, सही है, सही है। और दूसरा एक बात क्या है कि ऐसा गलत भी होता है, क्योंकि आदमी लोग क्यों डरता है कि कहीं पे जाके किसी से पूछता है तो वो लोग गलत डिसीजन भी दे गलत देते हैं। डिसीजन। और उससे क्या होता है, वो क्या होता है कि उसको एजुकेशन कम रहता है, उसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहता है। इसके लिए क्या होता है, वो दूसरा आदमी को सही बात पूछता है, तो वो क्या बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो सही करके समझ जाता है। अब कोई भी आप ये कर लीजिए, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, और कोई भी फंड हो जाए, कोई भी अगर सेल्समैन आ गया, अगर आपको बेचना चाहे, तो उसको जो फ़ायदा है वही वो आके सेल करेगा। ऐसा सही नहीं है बात कि है, वो सही बात है। आपको क्या चाहिए। हो सकता है कोई आदमी सही रहेगा, कोई अच्छा ये भी हो सकता है, मगर मोस्टली केसेस क्या होता है कि उन लोग को जो उनका कंपनी जो ये करने के लिए बोलता है, सेल करने के लिए, उसी में वो लोग आके इफेक्ट देता है। जो जब आप जाता है उनके पास बैठने के टाइम में, वो खुद डिसाइड करके फर्स्ट ऑलरेडी रहता है कि इनको ये स्कीम इनको देना है। तो इसके लिए मेरा जो इम्पोर्टेंट जो ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना है, जो आपका जो पहला सवाल था,
वो आके इसमें आ जाता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हम लोग डिसीजन भी सही ले सकते हैं, और 20s में जाके हम लोग कमाना शुरू करते हैं तो उसी टाइम पे हमको इसके बारे में नॉलेज रहेगा तो वो लोग ऑटोमेटिक, क्योंकि हमको एक कंपाउंडिंग पावर भी मिलता है। जैसे हमको इन्वेस्टमेंट पहले से स्टार्ट कर दिया तो वो क्या होता है, वो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर, तो इससे क्या होता है कि आपको एक कम अमाउंट में भी कुछ साल के बाद 15 या 20 साल के बाद आपको अच्छा खासा अमाउंट आ सकता है। जो अमाउंट आप सोचा भी नहीं होगा उतना आ सकता है, कि उतना आपको मिल सकता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि 20s में ही हमको आके शुरू कर देना है। जैसे कॉलेज ख़त्म हो गया तो उसी टाइम पे आके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर जब देना उनकी कॉलेज खत्म होती है और ग्रेजुएशन के बाद जो भी फर्स्ट जॉब लेते हैं तो तभी से आपके उन लोगों के इन्वेस्टमेंट शुरू करना है ना, इन्वेस्टमेंट सेविंग को शुरू करना है। जी जी, वो करना चाहिए, करना अच्छा है। तो इसके लिए क्या है, लोग को जानकारी लेके करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि करने के लिए जाके कोई गलत स्कीम में या कोई गलत जगह में पैसे डाल। सही बात है। आजकल बहुत आदमी लोग समझता है कि इंश्योरेंस भी इन्वेस्टमेंट समझ के करता है, तो ये भी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है बोल के बहुत से आदमी लोग बेचता है और लेता भी है। पॉइंट ऑफ व्यू में इंश्योरेंस क्या होता है और इन्वेस्टमेंट होती है या किसी नहीं नहीं इंसान को ये impact नहीं करती नहीं है? नहीं, इंश्योरेंस कैसा है इन्वेस्टमेंट में, ये नहीं। इंश्योरेंस क्या होता है कि कोई चीज़ आपको उसके कुछ चीज़ का, जैसे कि आपका बाइक इंश्योरेंस है, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आपको उसके, तो वो इंश्योरेंस जो है वो पार्टी अलग है, उसमें इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है उसमें भी आपको डिफरेंस है। सेविंग बोलेगा तो आपको पैसा सेव करना, तो उसको वो आप शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ कर सकता है। इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो आप आगे फ्यूचर के लॉन्ग लिए। फ्यूचर के लिए, जैसे आपका मैरिज के लिए हो गया या बच्चों का शादी के फ्यूचर के लिए, लिए, उनके फ्यूचर के लिए हो गया। फ्यूचर के लिए आके यूज़ उनके करना वो। एजुकेशन के लिए यूज जी कर जी सकते जी, हैं और उनके इन्वेस्टमेंट शादी के लिए यूज कर और सकते हैं। और एक बात जानकारी हो, इंश्योरेंस आके इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये क्लियर ये है। ये आके बहुत से आदमी लोग को है, जो आपने जो पूछा ये सवाल है बहुत सही है, क्योंकि बहुत से आदमी लोग को मालूम नहीं है। तो सो ऐसी गलतफहमी हो गई है कि इंश्योरेंस भी आजकल इन्वेस्टमेंट में बोला जाता नहीं है। नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इंश्योरेंस आके इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही नहीं है। इंश्योरेंस जो होता है कि वो एक अलग ही Segment स्कीम होता है, है। बस वो सिक्योर करता है कुछ। कभी होम इंश्योरेंस करता है, कभी व्हीकल इंश्योरेंस करता है, Health तो insurance हेल्थ करता है। इंश्योरेंस करता है, ये सब अलग है। तो ऐसा डिफरेंस है। सही है, सही है। कैलकुलेट करके कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किधर करना है, तो ये सब चीज़ आके सोच समझ के करना चाहिए। तो ये सब करने सो से आके आपके एक्सपीरियंस से आप एक टिप देना चाहिए हमको, जो भी अभी अभी इन्फ्लेशन है, अभी 6% का आसपास इन्फ्लेशन है, अभी जाने वाले पीरियड में 6 to 8% बनने वाला भी है 2025 2026 में। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कैसी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स प्लान खुद इन्वॉल्व करें? देखिए, ये इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको कोई ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको परसेंटेज ज़्यादा मिले। सही अब बात है। इन्फ्लेशन 6% कुछ हो रहा है, तो आपको ऐसा कुछ स्कीम ढूँढो और उसमें 12% आपको मिले, 12% 12% मिले। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन 6% रहता है और वो बैंक में एफडी करा लेता है। एफडी हम लोग के इसमें तो वो जायज़ नहीं है, जायज़ भी नहीं है। जायज़ नहीं है, मगर जो एफडी कराता है, तो वो 7 से 8% तक मैक्सिमम होता है, तो उससे कुछ बड़ा फ़ायदा भी नहीं रिटर्न होता ज़्यादा है। नहीं है उसमें। रिटर्न नहीं है, तो हमारे हिसाब से क्या आपको आके कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ पे क्या होता है कि आपका पैसा लेके वो लोग आके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए एक फंड मैनेजर होता है, वो एजुकेटेड फंड मैनेजर रहता है, उसके थ्रू से आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने आजकल तो बहुत सुना होगा एसआईपी चलता है, ऐसे ही भी तो चलता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान प्लान। है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो यही है जो यंगस्टर है, वो लोग क्या करना है, एकदम अर्ली ये सब शुरू करना चाहिए। वो लोग को 500, 1000, क्योंकि कभी भी अचानक अगर उसको चालू करने के लिए वो एकदम जाके 5000, 10,000, 20,000 देके क्या करता है, 2 साल 1 साल में निकल के आ जाता है पैसा बाहर उसमें निकल रिटर्न्स जाता नहीं है। मिलता है। हाँ, तो उसमें रिटर्न्स भी नहीं मिलते, तो लॉन्ग टर्म में रुकना चाहिए। लॉन्ग टर्म में रुकने से क्या होता है, वो ऊपर जाता है। सही बात है। हाँ, तो अभी जो भी अभी काफ़ी दिनों से हलाल इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे लोग बात करना शुरू कर दिए हैं। तो हुँ। हलाल इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपके पॉइंट में? वो कैसा वर्क होता है? देखिए, हलाल इन्वेस्टमेंट में तो जो शरिया जो कंप्लेंट करता है, वही चीज़ में हमको आके इन्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए आके बहुत से ये है रूल्स है, तो क्योंकि मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ,
तो ये सब चीज के लिए क्लियर नहीं, दे सकते, लेकिन जैसे मेरा जो basic- जानकारी है, basic हाँ बेसिक इन्वेस्टमेंट, बेसिक जो ये है कि वो शरिया कंपनी, शराब की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर नहीं करते हैं, अच्छा। सकते, इंटरेस्ट वाला बैंक का कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे जो भी रिलेटेड है जो शरिया ये नहीं करता है, कंपनी नहीं करता, ऐसे जगह में ये नहीं कर सकते, जिसके पास डेब्ट ज़्यादा है, कर्ज ज़्यादा है, उस जगह भी हम लोग इन्वेस्ट, ऐसा बहुत कुछ ये है। तो इसलिए बेटर ये है कि देखो पूरा चीज़ किसी को मालूम नहीं होता है, तो आजकल तो बहुत चल रहा है कि ट्रेडिंग करेगा कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेडिंग में कमाने वाला बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ट्रेडिंग करने रखते हैं तो और उन लोग को ही फायदा होता है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ कुछ अगर आप लोग उसको सीख के आप लोग अगर इंडिविजुअल करते हैं तो वो ठीक है, वो अलग बात है, मगर आज से लोग क्या कि टिप्स में कॉल्स में तो ये आजकल करके तो इन्वेस्ट इंस्टाग्राम करने। में, टेलीग्राम में ऐसी हो हाँ तो गई है ये कि यही एक दिन में प्रॉफिट नहीं मिलता नहीं है, ये 2 दिन ये में प्रॉफिट यही है मिलता ना, है, ऐसा करके ये सब है कि इसमें मोस्टली केसेस क्या है, स्कैम ही है, मोस्टली स्कैम है। स्कैम ही है, कोई ऐसा ये नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ कोई बता ही नहीं सकता है आज तक, कोई मार्केट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता प्रेडिक्ट ही है, नहीं कर तो सकता है। वो सब चीज़ कोई कर नहीं सकता है। मेरा बेस्ट जो बोलेगा कि आप लोग क्या करिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि टाटा एथिकल फंड है, तरुस एथिकल फंड है, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आके आपको तकवा करके एक एडवाइजरी है जो उसको सर्टिफिकेट ये देता है, तो ऐसा चीज़ है, तो वहाँ पे आप आके हलाल इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वहाँ कर सकते हैं, और वहाँ से आके आप इनिशियल छोटा अमाउंट से भी शुरू करते हैं सकता है, 500 या 1000 2000। देखो आज के दिन में अगर आप कुछ खाने के लिए होटल चले जाते हैं 500 1000 तो बिल्कुल, आराम से बिल्कुल, निकल जाता है, लेकिन वो तो होता है। वो चले जाता है ना, वो चले पैसा जाता है, आपको वापस मिलता है, वापस मिलता नहीं है। नहीं है। तो यही है, इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आदमी क्यों डरता है कि वो पैसा चले जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी जाके आप खा के आ गए, नाश्ता कुछ करके आ गया है, कुछ खा रहे दोस्त लोग के साथ खर्च करके आ गया, तो वो पैसा तो आने वाला नहीं है, नहीं वाला है, नहीं आने वाला है। ये सेम है, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता है कि यही चीज़ उनको डर रहता है कि ताकि उनका पैसा चले जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे डर डर के क्या करते हैं, तो ये लोग ऐसे ही छोड़ देते। तो मेरा मेन ये है कि आप लोग शुरू कर लो, 500 से शुरू कर लो, 1000 से ऐसा शुरू से शुरू कर कर लो, सकते हैं। छोटा छोटा इससे बेसिक से शुरू कर लो, ऐसा नहीं है कि आप बड़ा अमाउंट डाल दो, कितना लगाने वाले है भाई, तो आप अगर 1000 रुपये से भी आप शुरू करेगा तो साल में तो 12,000 ही होएगा, 12,000 तो आज के दिन में कुछ भी नहीं है, मगर हो सकता है आप अगर यही अमाउंट अगर आप 15 साल 25 साल लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा तो आपको अच्छा खासा अमाउंट आ सकता है। जब इन्वेस्टमेंट जो भी हलाल म्यूचुअल फंड है, तो उसमें इन्वेस्ट जो भी कर रहे हैं, तो अभी 1000 रुपये से शुरू करके उसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं क्या? जी जी कर सकता है, ऐसा ऐसा है, आपको इंक्रीज कर सकता है। अभी जैसा लाइफ में एक ही सैलरी में तो रहने वाला नहीं है, नहीं आपको है, क्या नहीं लाइफ है। में सैलरी इंक्रीज होएगा, ग्रो होने तो वाले जैसा हैं। जैसा इंक्रीज होएगा वैसा वैसा आपके आपको स्टेप स्टेप आपका इन्वेस्टमेंट भी आके आप बढ़ा सकता है। ऐसा ऑप्शन बहुत है, ऐसा ये नहीं है करके नहीं है, ऐसा ऑप्शन बहुत है, आप लोग कर सकते हैं। तो आपका जो पहला जो हमारा जो आज का टॉपिक जो था वो फाइनेंशियल एजुकेशन का, इसमें जो हम लोग डिस्कस करने चालू किया था, साथ ही साथ हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है। जो फाइनेंशियल एजुकेशन जब लेने जाएगा ना तो ये सब एक पैकेज के एक ऐसा जैसा पैकेज मिल जाता है, सब है। मिलके जुड़ हाँ के आता है। मिल जाता है, और मैं खुद भी बहुत से स्टूडेंट्स को पर्सनल फाइनेंस क्लासेस दिया है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो हम पर्सनल फाइनेंस क्लास देते हैं, जिसको ज़रूरत है उनको जो जानकारी, बेसिक जानकारी हमको देने की कोशिश करता है, और वो हम आज तक अभी तक हम दे रहे हैं। तो और भी कोई किसी को चाहिए तो आ सकता है लेने के लिए, हम बिल्कुल, गूगल बिल्कुल। मीट में दे सकता है। तो यही चीज़ है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अ, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली है मेरे को, और मेरे लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आप आपके पास से मिली है। और अब लास्ट टिप्स आप देना चाहेंगे तो क्या देंगे? और यंगस्टर्स के लिए भी, और जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो भी स्कैमर से बचने के लिए आप नहीं क्या मैं क्या मेरा टिप्स जो देना चाहेंगे? मेन जो ये है कि आप लोग जो है आप फाइनेंशियल एजुकेशन लो, किसी के भी बात में मत आओ, आप मेरी भी बात मत सुनो, किसी की बात मत सुनो, क्योंकि आज बहुत से आदमी लोग आ गया बहुत एडवाइस करने के लिए, ऐसा ये नहीं है। तो इसके लिए आप लोग को कह के आपका जो लास्ट जो आपका क्वेश्चन था, कि मेरा जो मेन इम्पोर्टेंट है कि आप लोग खुद पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़िए, फाइनेंशियल एजुकेशन लिए, ताकि आप सबके पास से सुनो और डिसीजन आप खुद लो। खुद के लेना है। तो इसके लिए आपको आके वो एजुकेशन मस्ट है। सो थैंक्स, तो आपने आपसे मुझे मिलके टाइम दिया, बहुत तो बहुत खुशी हुआ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।
शुक्रिया। बहुत लंबा जाया समझते हैं वीडियो। कितने कितने रह गए? कुछ रेंट को शॉप लिया, रेंट को छोड़ दिया, कोई घर लिया, रेंट को छोड़ दिया, या कहीं से इन्वेस्टमेंट करे शेयर मार्केट में, आपको वहाँ से डिविडेंड आ रहा है, तो ऐसे तरीके से आके आपको एक इनकम आपको आता रहेगा। या किसी के साथ आजकल बिजनेस में भी पार्टनरशिप डाल लेते हैं, कभी वर्किंग पार्टनरशिप, वर्किंग पार्टनर बनते हैं, तो ऐसा सब बहुत कुछ चीज़ है। अपॉर्चुनेटली आज के जनरेशन के लिए बहुत से है, मगर यही है कि आज किसी को आगे वाले को देख के क्या करते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेते हैं। अगर उसके पास ज़रूरत भी नहीं रहेगा, अगर आगे वाला कार लेगा तो ये भी क्या करता है, कार लेने के लिए चले जाता है। तो इसके लिए तो लोन तो ईजी है, लोन आराम से मिल जाता है, कहीं भी जाएगा तो लोन तो उसको ईजिली एक्सेस है, तो वो सोचता है वो भी ले लेता है कार। तो इससे कुछ यही नहीं है, हो सकता है सामने वाला उसको ज़रूरत रहेगा लिया होगा, यानी तो उसके पास उतना बजट लिया होगा, तो ऐसा गलती कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ आके हम किसी को ये नहीं रोक नहीं सकते। तो ये सब है खुद एजुकेशन लेके ये सब चीज़ समझ के सोच समझ के कर रहे हैं। आज के जो गलती मोस्टली जो यंगस्टर करते हैं वो ये है कि वो लोग डिसीजन गलत लेके फंस जाते हैं। आजकल तो देखो होम लोन भी इतना ले लेके 25 साल 20 साल तक बनते हैं, क्योंकि वो सेंटीमेंट है। घर लेना एक सेंटीमेंट है, घर लेना चाहिए, नहीं करके नहीं कर तो सेंटीमेंट भी हो गया, सेंटीमेंट हो जाता है, सोशलिस्टिक भी हो गया। हाँ, अब घर रहेगा तो उसको सामने वाला भी घर रखा रहेगा, तो इसके पास भी घर है, पता नहीं हो सकता उसके पास भी लोन रहेगा, आगे इसके जाके पास भी लोन रहेगा। कि सोसाइटल प्रेशर भी हो गया है, हाँ, लेना ही हाँ, चाहिए, ईयरली 30 में घर लेना चाहिए, 35 के अंदर घर लेना हाँ, चाहिए। मगर मेरे ख्याल से देखो तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जनरली बोलेगा तो ऐसा करके गलत में नहीं फंस जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत आदमी को देखा है करीम के लोन ले लेते हैं, कभी 3 साल 4 साल बन देता है, उसके बाद वो बन नहीं पाता है, इतना डिफिकल्टी होता है। तो ये सब बहुत चीज़ है, क्योंकि लोन जब होम लोन लेते हैं वो लोग कभी 3 साल 4 साल के लिए तो नहीं लेते हैं, वो लोग लेते हैं 20 15 25 साल 30 साल, 15 साल से यहाँ तक 30 साल तक। देखो अभी 25 साल तक भी रहेगा ना, वो कभी लेगा, उसको 25 साल में तो उसको होम लोन सब नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा 30 एज होना चाहिए, मतलब उसका सैलरी का भी इतना रहना चाहिए तभी उसको लोन मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर 30 साल में, अगर एग्जाम्पल समझो ना, आप 30 साल में भी अगर ले लेते तो आपका रिटायरमेंट तक आपको फेरना पड़ेगा पैसा, और इतना फेरना पड़ेगा जितना लिया उससे ज़्यादा फेरना पड़ेगा। तो हमारे खुद की फिनेंशियल गोल है, उसको कैसे जल्दी अटेंड करें, तो जो भी हमारे जो भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको कैसे अटेंड करें। देखिए करीम, जल्दी का चीज़ कुछ भी नहीं होता है, और इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये करके अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको 2 दिन में डबल करके दे देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत से आदमी लोग चले भी जाता है बात मान के, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो रहेगा तो वो खुद आदमी अमीर हो जाएगा ना, उसको क्यों दूसरों के पास से पैसा लेके वो इन्वेस्ट करके डबल करेगा, वो खुद डबल करके जाएगा। सही बात तो ऐसा चीज़ है, तो उसके लिए ध्यान देना चाहिए। तो आपके हिसाब से वर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या होता है? देखिए, वर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक है कि हम लोग सबसे पहले जो गलती है कि हम लोग एयरली नहीं शुरू करते हैं, हम लोग जल्दी से शुरू नहीं करते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट। वो क्या होता है, हम लोग सोचते समझते इतना टाइम हो जाता है कि हमारा 40-45 रिटायरमेंट के करीब आके हम लोग को आके तभी पता चलता है कि हाँ हमारा अभी 10 साल के बाद हम रुकने वाले हैं। तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक है मेरे इससे, तो वो चीज़ करना चाहिए। और दूसरा जो है कि जो EMI में चीज़ लेते हैं, हाँ ज़रूरत रहेगा तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ज़रूरत भी नहीं है, कुछ नहीं है, दिखाने के लिए ले रहे हैं कुछ, तो ये सब चीज़ के लिए रोकना चाहिए। ये सब चीज़ आके ये गलती से आदमी लोग आके फंस जाता है, जैसे आपने बोला होम लोन लेके घर लेते हैं आजकल करके, वो भी एक मिस्टेक है। मगर मेरा हिसाब से जो है ऐसा बहुत से मिस्टेक है, बोल जाए तो बहुत बोल सकते हैं, लेकिन मगर जो पहला जो है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और मैंने भी ये चीज़ आके रियलाइज़ किया है, मेरे साथ मेरे लाइफ में भी हुआ है, क्योंकि मैंने जब ये फाइनेंशियल एजुकेशन मैंने सिखाने के लिए चालू किया तो वो बहुत साल के बाद मेरे को पता चला, और जब मेरे को पता चला तो वक्त भी बहुत हो गया था, मगर एनीवे मैंने मैनेज करके आ गया। मगर मेरा यही ये है कि मैं दूसरों लोग तक वो एजुकेशन पहुँचाऊँ, और अब बस उतना ही। मतलब क्या है कि हम आपका हाथ पकड़ के तो आपको नहीं बिठा सकता है, मगर इतना है कि हम आपको एजुकेशन दे सकता है। क्योंकि अगर आज के दिन में है ना, अगर आपको 10 लाख भी दे दो, 5 लाख भी दे दो, आप आराम से उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि उतना ये है। मगर यही एजुकेशन मिलने से आदमी उसको कैसा यूज़ करना, और ये 5 लाख रख के इसको 10 लाख कैसा बना सकता है, तो ऐसा सोचेगा तो ये सोचने का तरीका ही बदल जाएगा।
जो एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रहता है उसका सोचने का तरीका अलग रहेगा। ऐसा हम लोग भी गलती करते हैं। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, एक कार्ड लेके दूसरा कार्ड फेरने के लिए, तो ऐसे भी गलती बहुत बुरा फंसते हैं। हाँ, बहुत बुरा फंसता है। और लोन भी ऐसे ही होता है, एक लोन फेरने नहीं होता फिर दूसरा लोन लेके फेरते हैं, तो ये क्या होता है कि वो एकदम वो मल्टीप्ले होता ही जाता है और उसमें फंस जाता है। वो उसको रैट रेस भी बोलते हैं। तो उसके अंदर एक बार चले जाता है तो आदमी फिर निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मेरे हिसाब से अब जो भी वर्स्ट फिनेंशियल मिस्टेक अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो जो भी यंगस्टर अच्छा कमाने निकल जाते हैं, जब 50,000 से लेके 1 लाख रुपए उनकी सैलरी बन जाती है, तो ये मिस्टेक कर रहे थे कि लोन में घर लेते हैं, तो लोन में घर लेके उसके रेंट को छोड़ देते हैं। तो उस आपके हिसाब से वो कैसा लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो कैसी लगती है? नहीं, अगर कोई देखो आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज के दिन रियल एस्टेट आके बहुत बढ़ गए। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ बड़ा हमको इनकम आएगा, क्योंकि घर आप लेके रेंट को छोड़ देते हैं, मगर रेंट को छोड़ने के टाइम पे भी आपको घर का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बार बार जो किराएदार है वो भी चेंज होता रहेगा, ईएमआई का भी प्रेशर रहता है। तो हर तरीके से ये रहता है। देखिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोन लेके। हाँ, कुछ चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको कहीं पे आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि एग्जांपल आपने कुछ एक कार ले लिया रेंट में और उसका ईएमआई था 15,000 बनना है आपको महीना, और वो कार आपने रेंट को दिया है और वहाँ से आपको इनकम 25,000 आ रहा है, तो ठीक है 15,000 आप बनते हैं, 10,000 आप मेंटेनेंस के लिए रहते हैं। एनीवे वो हिसाब बराबर ये हो जाता है। तो वो भी चीज़ आके सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर से देखेंगे कि हाँ इतना पैसा भी है, तो कभी कार एक्सीडेंट भी होने का चांसेस है, तो उसके मेंटेनेंस देखो लाइफ में तो सबका रिस्क है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज़ ऐसा नहीं है कि विदाउट रिस्क रहेगा करके। अगर हम लोग अगर कुछ बाइक में भी निकल जाए, कार में भी निकल जाए, तो वो भी एक रिस्क है। रिस्क लाइफ में 100% है, रिस्क तो रहेगा ही है और उससे हम ये नहीं कर सकता। लेकिन रिस्क आके कैलकुलेट रिस्क लेना चाहिए, कितना की स्पीड में जाएगा तो हम एक्सीडेंट नहीं होएगा। तो ऐसा हमको आके कैलकुलेट करके वेलकम बैक टू हलाल म्यूचुअल फंड चैनल। आज हम हलाल म्यूचुअल फंड चैनल के माध्यम से हम कुछ आपको आके बजटिंग के बारे में डिस्कस करने वाला है, पर्सनल बजटिंग के बारे में। बजटिंग क्या होता है? बजटिंग क्या होता है कि हम लोग हमारा जो इनकम होता है और वो एक्सपेंस रहता है उसका जो कैलकुलेट करके हम लोग एक बजट बनाते हैं, उसको ये हम आके बजटिंग बोलते हैं। आइए हम आके बजटिंग का स्टेप पॉइंट्स हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करना है, बजट के बारे में जानने के पहले ये बजटिंग कैसा करना है, इसको आके आप एक डायरी में लिख के रख सकता है या कोई एक्सेल शीट आप मेंटेन कर सकता है। आप दोनों ऑप्शन आपको है, जो आपको इजी लगता है आप वो ऑप्शन कर सकता है। लेकिन ये बजटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मनी मैनेजर के अंदर ही बजटिंग भी आता है। और ये बजटिंग जो है इसके लोग आज इसको नहीं करते हैं, तो इसी के लिए ये लोग आके बहुत अपने लाइफ में, डेली लाइफ में ये लोग आके स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये लोग के पास प्रॉपर बजटिंग नहीं रहता है। तो बजटिंग करने का आइए हम लोग आके स्टेप आके जानकारी लेके। तो इसमें है पहला स्टेप, आपको क्या करना है। पहला स्टेप, टोटल इनकम का एक लिस्ट बनाना है। जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिल रहा है, तो वो सैलरी का एक लिस्ट बनाने का। और जैसा मतलब आपको महीने में एक बार सैलरी आ रहा है, कोई 30,000 है, 35,000 है, आपको एक सैलरी का इनकम बनाने का। कोई अगर आपके पास रेंट आ रहा है तो वो भी आप ऐड करने का। कोई आप रेंट के लिए कुछ कार कुछ दिया है, उसका अगर आपको किराया आ रहा है तो वो भी आप उसको उसमें नोट कर सकता है। ऐसे जो भी आपको कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उनको डिविडेंड आ रहा है साल में एक बार, तो ये सब चीज़ आके मेंटेन करके रखने का। ये मतलब ये सब चीज़ आके इनकम में आता है और ये टोटल इनकम का आप आके लिस्ट बनाने का, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जब हमको नहीं पता है कि हमारा इनकम क्या है, हमको मालूम है इनकम क्या है करके, लेकिन हम लोग नहीं लिखता है। अगर इनकम हम लिख के रखेगा तो फिर हमारा बजट हम प्लान भी कर सकता है। आइए सेकंड स्टेप में जाते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करने का, हमारा एक्सपेंस प्लान बनाने का। जैसे हमारा घर का किराया हो गया, करेंट का बिल हो गया, टेलीफोन का, लैंडलाइन का, और ग्रोसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब नीड में आता है। तो ये सब एक्सपेंस में आके आप आके ये सब आके प्लान बनाने का। कुछ चीज़ आके आपको स्टैंडर्ड रहेगा, घर का रेंट हो गया, करेंट का बिल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, वो जैसा यूज़ करते हैं आपको उसके लायक का बिल आएगा। ऐसे ही ग्रोसरी में कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। कुछ चीज़ स्टैंडर्ड होता है, कुछ चीज़ में आके स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो ये भी आके हम अप्रॉक्सीमेट एक बजट बना सकता है कि हमको इतना आ सकता है करके, क्योंकि हम लोग को मालूम होता है कि
कितना होएगा, कितना तक जाएगा, तो हम एक मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट रख के एक एवरेज बना के एक प्लान बनाने का। तो स्टेप 1 में हम क्या करने का, टोटल हमारा इनकम हम ये करने का, और स्टेप 2 में क्या करने का, हम पूरा हमारा एक्सपेंस का एक प्लान बनाने का। स्टेप 3 क्या है, ये जो पहले जो इनकम बनाया और सेकंड जो हम प्लान बनाया, उसके बाद जो हमारा महीना जब चलता है, चल के खत्म होता है, उसके बाद हमको मालूम होता है एक्चुअल कितना रेंट कितना गया, ग्रोसरी कितना हुआ, तो ये सब हम कैलकुलेट करना है। तो पहला हो गया इनकम हो गया, सेकंड में टॉपिक में आपको एक्सपेंस का प्लान बना दिया, तीसरे में आके आप ये दोनों का कैलकुलेट करके आपका आके क्या कितना एक्सपेंस हुआ करके आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। जिससे कैलकुलेट करके जो अमाउंट भी आता है वो अमाउंट आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कर सकता है। और स्टेप 4 क्या है, गोल आपका रखना चाहिए, क्योंकि गोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गोल अगर नहीं रहेगा, आपको कहाँ जाना है पता नहीं है, तो आप वहाँ पे पहुँचने के लिए दिक्कत क्या है, आप पहुँच ही नहीं सकते हैं, मुश्किल है। तो आपको पता चलना है कि आपको कहाँ जाना है, तो ये गोल हम रखने का। तो गोल में भी आके कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपको पहला वाला जो आता है वो आके इमरजेंसी फंड है, और इमरजेंसी फंड हमको बना के कभी भी रखना चाहिए। और उसके बाद हमारा शॉर्ट टाइम का हो गया और लॉन्ग टाइम का हो गया। शॉर्ट टाइम का कुछ हमको 5 साल के बाद कुछ कार लेना है, घर लेना है, शॉर्ट टाइम हो गया। लॉन्ग टाइम का रिटायरमेंट के लिए चाहिए। तो ऐसा हमारा एक गोल रख के हमको क्या करने का, जो भी बजटिंग में से जो हम लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट किया, जो सेव किया, उसे आके हम इन्वेस्टिंग करके वहाँ तक पहुँच सकता है। और ये जो पहला जो टॉपिक बात की है इमरजेंसी, वो आके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारा एक्सपेंस के जो खर्चा होता है, तो आप पहले भी उसको उठा के रख सकता है। जो भी इनकम आता है उसी टाइम पे भी आप कुछ पैसा बचा के रख के भी सेविंग कर सकता है। तो ये जो है कि इमरजेंसी फंड जो है, इसके टॉपिक हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में बहुत डीपली हम लोग जानेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, और ये इमरजेंसी फंड कितना हमारे हाथ में रहना चाहिए करके हम इसके बारे में हम आगे ये दूसरे वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल से इसका जानकारी देता हूँ। तो 4 स्टेप हो गया। तो इसमें फाइनल स्टेप जो है, जो भी हम लोग बजट बनाते हैं, इसका आके हमको आके महीना इसको आके रिव्यू करना चाहिए। मेन क्या है, हम लोग बजट भी बना देते हैं, एक्सेल में भी डाल देते हैं, डायरी में भी लिख देते हैं, लेकिन क्या होता है नेक्स्ट महीना आने के बाद हम लोग क्या होता है, नेक्स्ट महीने में चले जाते हैं और पहला महीना हम देखता भी नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, हमको पहला महीना का जो एक्सपेंस जो है वो आके हमको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि रिव्यू करने से ही आपको आके जानकारी मिलेगा कि क्या आपने खर्चा एक्स्ट्रा किया है, कहाँ पे आपने फजूल खर्च कर दिया है। तो ये सब चीज़ मालूम हो के आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता लगेगा हाँ ये चीज़ नहीं है, तो भी हमको एडजस्ट कर सकता है, तो उस जगह में आप पैसा बचा के आप इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ आके जान सकता है, क्योंकि जब तक रिव्यू नहीं करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पैसा कैसा आया कैसा गया। आज के माहौल में यही है कि इनकम सबको आता है, लेकिन वो कैसा खर्च हो रहा है किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि जितना स्पीड से इनकम आता है उतना स्पीड से बाहर भी निकल जाता है। तो हमको ये बजटिंग करना चाहिए। तो मैंने स्टेप आगे जो आपको कितना ईजी से समझा सकता हूँ उतना मैंने आपको समझाया। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से आप जानकारी लिया होगा। तो आप इस वीडियो को पसंद आया है तो आप मेरा वीडियो को आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप दूसरों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि ये जानकारी जो हमको मालूम नहीं था, हम किसी से मालूम किया तो और हम ये दूसरों तक पहुंचा सकता है। क्योंकि आजकल कितने लोग जो बजटिंग के बगैर आज करते हैं, क्योंकि उन लोग के पास क्या होता है, उनके पास कुछ प्लान कुछ नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इनकम से ज़्यादा खर्च करके बैठ जाता है, तो इसी में जाके वो लोग क्या हो जाता है, खर्च में चले जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया था कि ये कैसे काम करता है। ओके, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। और एज वी नो, म्यूचुअल फंड में 2 वर्ड्स है, म्यूचुअल फंड एंड म्यूचुअल, एंड दूसरा है म्यूचुअल फंड। ओके, और इसे हमने काफ़ी अच्छे से जो है स्टडी कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड को जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ एसेट एंड सेकंड इज़ स्ट्रक्चर। तो ये एसेट क्या होता है? एसेट के बेस पे जो है म्यूचुअल फंड्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इक्विटी ओरिएंटेड, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड। सेकंड है डेट बेस्ड, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड। एंड थर्ड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। वैसे ही जो है सेकंड टाइप देखिए, सेकंड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी जो है स्ट्रक्चर को भी 3 बेस पे क्लासीफाई किया गया है। एक है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, एंड थर्ड है इंटरवल म्यूचुअल फंड। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि एसेट म्यूचुअल फंड क्या होता है और स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड क्या होता है। एसेट म्यूचुअल फंड
में जो है फर्स्ट जो हमारा क्लासीफाई हुआ है, फर्स्ट बेस है इक्विटी म्यूचुअल फंड. Equity mutual funds are a category of mutual funds that invest in shares or stocks of various companies to benefit investors. They are long-term financial instruments for growth in wealth and come with market risk but tax benefit. ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं. अगर कोई इन्वेस्टर किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है. इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क एंड रिटर्न दोनों ही हाई होते हैं. तो जैसे आप साइड में एक इमेज देख सकते हैं, इसमें जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है लार्ज कैप फंड्स होता है इसके अंदर, देन लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, देन टैक्स सेवर फंड होता है ये, सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, वैल्यू कॉन्ट्रा फंड्स, इंडेक्स फंड एंड इंटरनेशनल फंड्स. तो ये सारे फंड्स जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आता है, क्योंकि ये जो है बेसिकली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर्स. आप चाहे तो आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसके बाद दोस्तों सेकंड है हमारा डेट म्यूचुअल फंड. अब ये डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? डेट फंड्स कलेक्ट मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स एंड दिस पूल्ड मनी इज देन इन्वेस्टेड इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़. लाइक यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमने कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, हम ये बाद में देखते हैं. तो ये डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? डेट म्यूचुअल फंड ये डील करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स के साथ डील करता है ये. अगर इन्वेस्टर शेयर एंड स्टॉक के अलावा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये जो है बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये जितने भी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं इसमें जो है इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है. अब देखिए डेट म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं. जैसे कमर्शियल पेपर्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स एक्सेट्रा, देन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एडिशनल, देन सेंट्रल गवर्नमेंट लोन, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एक्सेट्रा. ये सारे प्रोडक्ट्स जो है डेट म्यूचुअल फंड्स के होते हैं. और डेट म्यूचुअल फंड में एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें रिस्क एंड रिटर्न दोनों जनरली जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है डेट म्यूचुअल फंड में. जैसे मैंने बताया था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड रिस्की होता है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्की होता है. तो ये था डेट म्यूचुअल फंड. अब हम देखेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड. अब यह हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? अ हाइब्रिड फंड इज एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन अमंग टू और मोर एसेट क्लासेस. These funds typically invest in a mix of stock and bonds. They may also be known as asset allocation funds. तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को जो है एसेट एलोकेशन फंड्स के नाम से भी जाना जाता है. और ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या है? ये वो म्यूचुअल फंड है जो बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डेट म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट करते हैं. तो ये डेट म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो है मिक्सचर होता है. अगर कोई इन्वेस्टर शेयर्स, बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स और इक्विटी एंड डेट दोनों में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है. और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी रिस्की एंड मतलब रिस्क ओरिएंटेड होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, लेकिन ये जो है दोनों जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्की होता है पर डेट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिस्की होता है. यानी कि अगर हम रिस्क और रिटर्न की बात करें, जो हाई रिस्क एंड रिटर्न देता है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड पर आता है डेट म्यूचुअल फंड एंड थर्ड पे आता है जो कम लो रिस्की एंड लो रिटर्न देता है वो है डेट म्यूचुअल फंड. तो फ्रेंड ये था एसेट के बेस पर 3 टाइप्स की म्यूचुअल फंड. इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर के बेस पर म्यूचुअल फंड. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर भी बिल्कुल 3 तरह की, मतलब 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में भी. फर्स्ट है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड एंड तीसरा है इंटरवल फंड. तो ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है? An open-ended mutual fund allow investors to invest, withdraw or redeem their investment on any business day. आप ये पहले इस इमेज को देखिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्कीम मैनेज्ड डायरेक्टेड बाय द फंड हाउस मैनेजर, देन इन्वेस्टर्स invest, withdraw or redeem funds, then reinvest once or multiple times. High liquidity, portfolio diversification, higher returns. तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें इन्वेस्टर यानी कि आप जब चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे आप इसे सेल कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं. तो ये था ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड. इसके बाद नेक्स्ट है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड. अ क्लोज एंडेड fund is an investment vehicle that issues a limited numbers of shares for a specific period through an initial public offering. क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, इसमें इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के स्टार्ट
में ही इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के बाद जब तक म्यूचुअल फंड का टर्म एंड नहीं होता है तब तक इन्वेस्टर ना तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ना ही अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकता है। तो ये देखिए, ये जो इमेज बना हुआ है, कंपनी issues close-ended mutual fund through initial public offering IPO, raises capital, can be redeemed, withdraw और purchase at maturity। यानी कि आपने इसमें ये जो IPO है, IPO के स्टार्ट में आपने इसे परचेज किया और उसके बाद जब तक ये मेच्योरिटी पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आप इसे रिडीम नहीं कर सकते या विड्रॉ आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों इंटरवल फंड्स। अब ये इंटरवल फंड्स क्या है? इंटरवल फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड वेयर इन्वेस्टर्स कैन परचेज सेल यूनिट्स ओनली फॉर अ स्पेसिफिक प्री डिसाइडेड पीरियड। आप समझ ही गए होंगे इंटरवल फंड क्या है। तो इंटरवल फंड, इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स आप जो है इन्वेस्टमेंट एंड सेल एक इंटरवल पर ही कर सकते हैं और ये इंटरवल म्यूचुअल फंड द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इंटरवल पीरियड कब होगा, ये म्यूचुअल फंड द्वारा डिसाइड किया जाता है। और ये इंटरवल जो है एंड होने के बाद ना तो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और ना ही सेल कर सकता है। तो दोस्तों ये था स्ट्रक्चर के बेस पर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आई होप आप आज के टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की कौन कौन क्या क्या बेनिफिट्स है और म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस क्या है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट हलाल वे से कैसा करना चाहिए। चलिए इस वीडियो के अंदर जाते हैं और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या करके, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो मैंने उसके बारे में कुछ रिसर्च किया है, देखा है म्यूचुअल फंड चैनल में। देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से आपको उसमें एक लॉकिंग पीरियड रहता है और उसमें 2.5% आपको इंटरेस्ट भी आपको गवर्नमेंट के ज़रिए से मिलता है। तो इसके वजह से ये चीज़ में जायज़ नहीं है करके बहुत से मुफ्ती लोग, उलमा लोग इसके बारे में बोलते। देखिए, इस आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो वो गोल्ड आपको मौजूद भी रहना चाहिए। ये देखेगा तो आपको इसमें कुछ गोल्ड नहीं रहता है, ये एक स्कीम है, एक बॉन्ड है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ऐसा इन्वेस्ट करना इस्लामिक इस्तिलाह से ये सही तरीक़ा नहीं है। देखिए, मैं कुछ कहीं से रिसर्च किया है, मैंने कहीं से इसको जाना है। क्लास से आके गोल्ड हो या सिल्वर हो, इन्वेस्ट करना जायज़ है, मगर वो एसेट रहना चाहिए, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक एसेट जैसा है और एक करेंसी जैसा है, तो उसका मौजूदगी रहना चाहिए। जानना है तो आप आरबीआई के साइट में जाके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आप उधर से भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक लॉ के हिसाब से उधर में अगर आपको मौजूद नहीं रहता तो उसमें आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप फिज़िकली गोल्ड ले ही नहीं सकते। तो ये चीज़ है इसमें। अभी देखिए, फिज़िकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। देखिए, उसमें करने के टाइम पे हम लोग कुछ गलती काम करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके क्या करते हैं हम लोग, ज्वेल्स खरीदता है वो तो हम लोग यूज़ करने के लिए लेते हैं। वो एक्चुअली देखेगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, क्योंकि जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ता है, जब आप उसको देने के लिए, बेचने के लिए जाएंगे तो आके वहाँ पे आपको बहुत सा नुकसान उठाना पड़ेगा। बेहतर यह है कि आपको गोल्ड कॉइन लेना और वो भी 24 कैरेट में आप इन्वेस्ट करना बहुत बेहतर है। इससे क्या होएगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा उस टाइम पे आप उसको दे के पैसा भी ले सकते हैं। और सेम ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि आप जहाँ से भी कॉइन लेते हैं वो रिप्यूटेड शॉप रहना चाहिए, और सेम टाइम पे अगर वो शॉप में आपको देखना चाहिए, आपको सेलिंग और बाइंग का दोनों ऑप्शन रहना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको खाली सेल करेगा, अगर आपको चाहिए तो पैसा नहीं मिलेगा, उधर से वो खरीदेगा नहीं तो वो मुश्किल है। तो आप उस चीज़ को भी चेक कर लेना चाहिए। और साथ ही देखिए, बैंक से लेने के लिए भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसिव होता है और वहाँ पे खाली सेलिंग का ऑप्शन रहता है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ता है, अगर आप उस बैंक में देने जाएंगे तो वो लोग आके उसको लेने के लिए मना करेगा, क्योंकि वो लोग सेलिंग में ही फोकस करता है। और सेल जहाँ बैंक से लेगा तो वो पैसा भी आपको ज़्यादा दे के एक्सपेंसिव लेना। तो आप लोग देखिए, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, जो मैंने रिसर्च किया है वो चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया कि गोल्ड में कैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्यों नहीं करना चाहिए।
तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स लोग से आप ये वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक्स फॉर वाचिंग। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। The net realizable value per unit in case the scheme is to be liquidated, how much money could be generated if all the holdings of the scheme are sold and converted into cash। तो दोस्तों NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। जैसे अभी हमने देखा था, जो यूनिट है उसे हम करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस 50 रुपये है और हमारे पास टोटल 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट को हम 50 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 5000। ओके, हमने हमारे पास जो मार्केट प्राइस है वो 50 की है और हमारे पास जो यूनिट है वो 100 की यूनिट है हमारे पास। तो हम 50 को जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट निकलता है 5000, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 5000 का है। ओके, और अगर हम स्कीम को रिडीम कर लेते हैं तो कितना पैसा हमें मिलेगा, अगर हम अपनी स्कीम की होल्डिंग्स को सेल कर देते हैं और कैश में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना पैसा हमें मिलेगा, ये बताता है नेट एसेट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए नेट एसेट वैल्यू को निकालने का जो फॉर्मूला है स्क्रीन पे दिया गया है। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट को यानी कि अभी मार्केट में कितने का प्राइस चल रहा है और उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। ओके, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको नेट एसेट वैल्यू आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये होता है नेट एसेट वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, द सम ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इन्वेस्टर्स इन द म्यूचुअल फंड स्कीम इज द एंटायर म्यूचुअल फंड स्कीम साइज विच इज ऑल्सो नोन एज द स्कीम्स एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM। दोस्तों मान लीजिए आपने 15 इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड की स्कीम सेल करी है जिसमें डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं एंड उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की स्कीम बाय करी है। अब ये जो आपने टोटल स्कीम सेल किया है ये होगा AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। यानी म्यूचुअल फंड का जो AUM होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड इन द स्कीम। टोटल कितना पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का वो होगा म्यूचुअल फंड का AUM। तो देखिए स्क्रीन पर जो ये इमेज बना हुआ है, यहाँ पे एक इन्वेस्टर है, देन सेकेंड इन्वेस्टर है एंड थर्ड इन्वेस्टर है। तो इन तीनों इन्वेस्टर्स ने सेम तरह की म्यूचुअल फंड की स्कीम तो नहीं ली होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये इन्होंने तीनों अलग अलग स्कीम में ही इन्वेस्ट किया होगा। अब इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट इनका देखिए, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टेड मनी, ठीक है, ये से हैंडल कौन करता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो जो एसेट मैनेजर होंगे वो इन पैसों को इन्वेस्ट करता है प्रोडक्ट्स पे। ओके, तो ये होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है मार्क टू मार्केट। दोस्तों मार्क टू मार्केट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम एट इट्स करेंट मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब होता है करेंट मार्केट प्राइस। जो वैल्यू है सिक्योरिटी की, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है हमने पोर्टफोलियो में, यानी कि हमने अपने पोर्टफोलियो में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है करंट मार्केट वैल्यू की, उसे मार्क टू मार्केट कहते हैं। अगर मैं फिर से बताऊँ तो यहाँ पे मार्क टू मार्केट क्या होगा, मार्क टू मार्केट का मतलब होगा करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। जो वैल्यू है सिक्योरिटी की, जो इन्वेस्टमेंट किया है हमने पोर्टफोलियो में करंट मार्केट वैल्यू की, उसे कहते हैं मार्क टू मार्केट। दोस्तों ये हो गया मार्क टू मार्केट, लेकिन इसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी होता है। इन्वेस्टमेंट स्कीम को हम दो पार्ट्स में वैसे हमने डिवाइड किया है, ठीक है। एक होता है एसेट एलोकेशन एंड दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि हम कहाँ अपने एसेट को एलोकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइब्रिड फंड में, इक्विटी में, डेट, दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। जो हाइब्रिड फंड है वो किस किस में इन्वेस्टमेंट करता है, इक्विटी फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता है और डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता है। एंड गिल्ड फंड क्या करती है वो गिल्ड फंड जो है अपना 80% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है और लास्ट में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वेलकम बैक टू हलाल म्यूचुअल फंड चैनल। देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आज हम आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक होता है एकेडमिक एजुकेशन, जो हमारे स्कूल और कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं। ये आम होता है, ये आके सब मोस्टली ये इसका एजुकेशन सब लेता है। और दूसरा हो गया प्रोफेशनल हो गया, जैसे कि फोटोग्राफर हो गया, किसी को डिजाइनिंग हो गया, उसमें आगे प्रोफेशनल वो लोग आके एजुकेशन लेते हैं। और ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, और ये एजुकेशन, ये दोनों एजुकेशन में नहीं आता है। और ये फाइनेंशियल एजुकेशन है ना, हमको स्कूल में इसके बारे में पढ़ाई जाता है और ना कोई हम इसके बारे में पढ़ता है। और ये फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नई जानकारी के रहने से हम लोग बहुत फाइनेंशियल डिसीजन जो है हम लोग रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। कभी हम लोग लोन ले लेते हैं, कभी कहीं पे रॉन्ग जगह पे इन्वेस्ट कर देता है। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फाइनेंशियल एजुकेशन भी आपको लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में अगर जानना है तो उसके बारे में जानकारी लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। और मैं आपको फ्री वेबिनार भी इसके बारे में क्लासेस लेता हूँ। और किसी को चाहिए तो मैं पर्सनली भी आपको आके गूगल मीट में आपको फ्रीली आपको क्लास सिखा सकता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, और उसका बेसिक स्टेप्स सिखा सकता हूँ। और ये बेसिक नॉलेज आप सिखा सकता हूँ, इसके ऊपर आप उसको पढ़ के आप आगे फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं। और ये फाइनेंशियल जो टॉपिक भी है वो बोरिंग टॉपिक है, इसलिए कि मोस्टली आदमी लोग इसमें अट्रैक्ट नहीं होता है और इसकी तरफ नहीं आता है। तो इसके लिए लोग आके बहुत से गलत गलत डिसीजन लेके आज बहुत हम लोग गलती करते हैं। तो ये फाइनेंशियल जो एजुकेशन हो गया वो भी हेलो एवरीवन, इस चैप्टर में आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। जैसे डिफरेंट टाइप्स की म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक वैसे ही हर प्रोडक्ट की अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होती है। दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी कितनी है और लिक्विडिटी है या नहीं है। यानी जब हमें पैसों की ज़रूरत होगी तब हमें पैसे मिलेंगे या नहीं, और साथ ही रिटर्न भी, कि हम जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ से रिटर्न कितना आ सकता है, कितनी वैल्यू मिलेगी और कितना एप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर मेनली जो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन 4 कैटेगरी में दिया गया है। फर्स्ट है इक्विटी फंड, दूसरा है फिक्स्ड इनकम फंड, तीसरा है हाइब्रिड फंड, और उसके बाद है ओवरनाइट फंड। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन फंड्स के अंदर, इन स्कीम्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क टॉलरेंस हो गया, टैक्स लायबिलिटी हम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन देखते हैं, फिर लिक्विडिटी पेमेंट देखते हैं, टोटल वेल्थ देखा जाता है, इनकम लेवल देखा जाता है। तो आज हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। इक्विटी फंड to generate capital appreciation income from a portfolio mainly invested in equity and equity related instruments। इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है और आप चाहते हैं कि आपके इस कैपिटल में एप्रिसिएशन होता रहे, यानी आपका कैपिटल बढ़ता रहे। ऐसे इन्वेस्टर्स ही इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, जैसे वाइड चॉइस अवेलेबल, लेस रिस्की होना और मोर टैक्स एफिशिएंट होना, स्मूथनेस, वोलेटिलिटी होता है, मैनेज प्रोफेशनली होता है। ये तो आपको पता ही है कि प्रोफेशनल मैनेजर्स जो होते हैं वही हमारे फंड को मैनेज करते हैं। देन रिस्क को हम यहाँ पे डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं वो हमारे रिस्क को यहाँ पे डाइवर्सिफाई करते हैं। इसके बाद सेकंड है फिक्स्ड इनकम फंड। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम is to generate a steady stream of income through investment in fixed income securities। फिक्स्ड इनकम फंड में दोस्तों इसे जो है डेट फंड भी कहते हैं। इस फंड में रिटर्न थोड़ा कम मिलता है दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ही कम यानी ना के बराबर होता है, क्योंकि ये जो है पूरा पैसा जो है फिक्स्ड इनकम फंड में ही, ये अपना पूरा पैसा फिक्स्ड इनकम फंड में ही इन्वेस्टमेंट
करते हैं। जैसे देखिए फिक्स्ड इनकम फंड क्या होता है कि इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर यहाँ पे फिक्स्ड इनकम फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। फिक्स्ड इनकम फंड यानी कि कॉरपोरेट बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट एंड ट्रेजरी बिल्स हो गए। और ये गवर्नमेंट एंड ट्रेजरी बिल्स, ये जो कॉरपोरेट बॉन्ड है, ये क्या करती है, ये इन्वेस्टर को जो है रीपेड करती है। क्या रीपेड करती है? इंटरेस्ट, वो भी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट। और जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 10 ईयर्स। ओके, इसके बाद थर्ड आता है हाइब्रिड फंड। To generate long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity-related securities of companies across the market capitalization spectrum, the fund also invests in debt and money market instrument with a view to generate regular income. दोस्तों, मैंने पहले ही आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाइब्रिड फंड ये डेट फंड एंड इक्विटी फंड का मिक्सचर होता है, और ये डेट फंड से ज़्यादा रिस्की लेकिन इक्विटी फंड से कम रिस्की होता है हाइब्रिड फंड। यानी कि ये डेट फंड से ज़्यादा रिस्की होता है लेकिन इक्विटी फंड से कम रिस्की होता है। इक्विटी फंड जो कि कंपनीज के शेयर्स एंड स्टॉक में जो है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, और डेट फंड यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इन सब में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। हाइब्रिड फंड में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो डेट फंड, जिसे फिक्स्ड इनकम फंड भी कहा जाता है, इसमें इन्वेस्ट करने के साथ साथ इक्विटी फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग ही हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो इक्विटी फंड और डेट फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वही लोग हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिड फंड में क्या होता है, एसेट एलोकेशन होता है, देन कोरिलेशन बनता है बिटवीन एसेट एंड डाइवर्सिफिकेशन भी इसमें होता है। और इसमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स क्या क्या होते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता है, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड होता है, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होता है, एंड इक्विटी सेविंग फंड होता है, और लास्ट में आर्बिट्रेज फंड होता है। तो ये सारे जो है हाइब्रिड फंड के अंदर आते हैं। इसके बाद है ओवरनाइट फंड। The scheme intends to provide reasonable income along with high liquidity by investing in overnight securities having maturity of 1 business day. ओवरनाइट फंड, इसमें सिर्फ एक दिन की मेच्योरिटी पीरियड होती है, यानी 24 घंटे के लिए। इसमें वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनके पास बल्क में पैसे होते हैं और उनको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे इन्वेस्टर्स को हाई लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये लोग जो है ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये लोग यानी कि अपने से पैसा एक दिन भी दूर नहीं रखते हैं, क्योंकि इनको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए ये लोग ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये इन्वेस्टर्स काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास बल्क में पैसा होता है। तो ये जो ओवरनाइट फंड है, इसके ऑब्जेक्टिव्स है, ये रिस्क को डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है इसमें, देन इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क, ये सारी चीज़ें जो है आती है इसके अंदर। लोएस्ट अमंग ऑल डेट फंड्स ड्यू टू शॉर्टेस्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होता है, सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए होता है ये। देन लोएस्ट अमंग ऑल डेट फंड्स ड्यू टू शॉर्टेस्ट मेच्योरिटी ऑफ पोर्टफोलियो, और ये सूटेबल है फॉर पार्किंग सरप्लस कैश फॉर शॉर्ट टर्म, and lowest as portfolio as highly liquid securities traded daily, suitable for parking emergency fund. तो दोस्तों, ये था इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड। थैंक यू। कैलकुलेट करके कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किधर करना है, तो ये सब चीज़ आके सोच समझ के करना चाहिए। तो ये सब करने से आपके एक्सपीरियंस से आप एक टिप देना चाहिए हमको, जो भी अभी इन्फ्लेशन है, अभी 6% का आसपास इन्फ्लेशन है, अभी जाने वाले पीरियड में 6 to 8% बनने वाला भी है 2025-2026 में। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स प्लान खुद
इन्वॉल्व करें? देखिए, ये इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको कोई ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको परसेंटेज ज़्यादा मिले। सही अब बात है। इन्फ्लेशन 6% कुछ हो रहा है, तो आपको ऐसा कुछ स्कीम ढूँढो और उसमें 12% आपको मिले, 12% रिटर्न 12% मिले। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन 6% रहता है और वो बैंक में एफडी करा लेते हैं। एफडी हम लोग के इसमें तो जायज़ नहीं है, जायज़ भी नहीं है। जायज़ नहीं है, मगर जो एफडी कराता है, तो वो 7 से 8% तक मैक्सिमम होता है, तो उससे कुछ बड़ा फ़ायदा भी नहीं रिटर्न होता ज़्यादा है। नहीं है उसमें। रिटर्न नहीं है, तो हमारे हिसाब से क्या आपको आके कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ पे क्या होता है कि आपका पैसा लेके वो वो लोग आके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए एक फंड मैनेजर होता है, वो एजुकेटेड फंड मैनेजर रहता है, उसके थ्रू से आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने आजकल तो बहुत सुना होगा एसआईपी एसआईपी चलता है, ऐसे ही भी तो चलता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान प्लान है, है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो यही है जो यंगस्टर है, वो लोग क्या करना है, एकदम अर्ली ये सब शुरू करना चाहिए। उन लोग को 500, 1000, क्योंकि कभी भी अचानक अगर उसको चालू करने के लिए वो एकदम जाके 5000, 10,000, 20,000 देके क्या करता है, 2 साल, 1 साल में निकल के आ जाता है पैसा बाहर कोई निकल रिटर्न्स जाता नहीं है। मिलता है। हाँ, तो उसमें रिटर्न्स भी नहीं मिलते, तो लॉन्ग टर्म में रुकना चाहिए। लॉन्ग टर्म में रुकने से क्या होता है, वो ऊपर जाता है। सही बात है। हाँ, तो अभी जो भी अभी काफ़ी दिनों से हलाल इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे लोग बात करना शुरू कर दिए हैं। तो हुँ। हलाल इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपके पॉइंट में? वो कैसा वर्क होता है? देखिए, हलाल इन्वेस्टमेंट में तो जो शरिया जो कंप्लेंट करता है, वो ही चीज़ में हमको आके इन्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए आके बहुत से ये है रूल्स है, तो क्योंकि मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, तो ये सब चीज़ के लिए क्लियर नहीं, नहीं, दे सकता, जैसे लेकिन जैसे मेरा जो जानकारी है, बेसिक हाँ, इन्फॉर्मेशन बेसिक चाहिए। इन्वेस्टमेंट बेसिक जो ये है कि वो शरिया कंपनी शराब की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर नहीं करते सकते, हैं, अच्छा। इंटरेस्ट वाला बैंक का कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे जो भी रिलेटेड है जो शरिया ये नहीं करता है, कंप्लेन नहीं करता है, ऐसे जगह में ये नहीं कर सकते, जिसके पास डेब्ट ज़्यादा है, कर्ज ज़्यादा है, उस जगह भी हम लोग इन्वेस्ट ऐसा बहुत कुछ ये है। तो इसलिए बेटर ये है कि देखो पूरा चीज़ किसी को मालूम नहीं होता है, तो आजकल तो बहुत चल रहा है कि ट्रेडिंग करेगा, कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेडिंग में कमाने वाला बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ट्रेडिंग करने रखते हैं तो और उन लोग को ही फ़ायदा होता है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कुछ अगर आप लोग उसको सीख के आप लोग अगर इंडिविजुअल करते हैं तो वो ठीक है, वो अलग बात है। मगर आज से लोग क्या कि टिप्स में, कॉल्स में तो ये आजकल करके तो इन्वेस्ट इंस्टाग्राम करना में, है। टेलीग्राम में ऐसी हो हाँ, तो गई कि यही 1 दिन में प्रॉफ़िट नहीं, मिलता नहीं, है, 2 दिन में प्रॉफ़िट यही है मिलता ना, है, ऐसे करके। ये सब है क्या, इसमें मोस्टली केसेस क्या है, स्कैम ही है, मोस्टली स्कैम है। स्कैम ही है, कोई ऐसा ये नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ कोई बता ही नहीं सकता है, आज तक कोई मार्केट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता प्रेडिक्ट ही है, नहीं कर तो सकता है। वो सब चीज़ कोई कर नहीं सकता है। मेरा बेस्ट जो बोलेगा कि आप लोग क्या करिए, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि टाटा एथिकल फंड है, तरुण एथिकल फंड है, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आके आपको तकवा करके एक एडवाइज़री है, जो उसको सर्टिफ़िकेट ये देता है। तो ऐसा चीज़ है, तो वहाँ पे आप आके हलाल इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप वहाँ कर सकते हैं और वहाँ से आके आप इनिशियल छोटा अमाउंट से भी शुरू करते हैं सकता है, 500 या 1000, 2000। देखो आज के दिन में अगर आप कुछ खाने के लिए होटल चले जाते हैं, 500, 1000 तो बिल्कुल, आराम से बिल्कुल, निकल जाता है, वो लेकिन तो होता है। वो चले जाता है ना, वो चले पैसा जाता आपको है, वापस मिलता है। वापस मिलता नहीं है। नहीं है, तो यही है, इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आदमी क्यों डरता है कि वो पैसा चले जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभी जाके आप खा के आ गए, नाश्ता कुछ करके आ गया है, कुछ खा दोस्त लोग के साथ खर्च करके आ गया, तो वो पैसा तो आने वाला नहीं है। नहीं वाला है, नहीं आने वाला है। ये सेम है, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता है कि यही चीज़ उनको डर रहता है कि ताकि उनका पैसा चले जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे डर-डर के क्या करते हैं, तो ये लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मेरा मेन ये है कि आप लोग शुरू कर लो, 500 से शुरू कर लो, 1000 से 1000 शुरू से शुरू कर कर लो, सकते हैं। छोटा-छोटा इससे बेसिक से शुरू कर लो। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा अमाउंट डाल दो, कितना लगाने वाले हो भाई? आप अगर ₹1000 से भी आप शुरू करेगा तो साल में तो 12,000 ही होएगा। 12,000 तो आज के दिन में कुछ भी नहीं है। मगर हो सकता है आप अगर यही अमाउंट अगर आप 5 मतलब 15 साल, 25 साल लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो आपको अच्छा खासा अमाउंट आ सकता है। जब हुँ, इन्वेस्टमेंट जो भी हलाल म्यूचुअल फंड है, तो हुँ। उसमें इन्वेस्ट जो भी कर रहे हैं, तो अभी ₹1000 से शुरू करके उसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ कर सकते हैं क्या? जी, जी, कर सकता है। ऐसा ऐसा है, आपको इंगेज कर सकता है। अभी जैसा लाइफ में एक ही सैलरी में तो रहने वाला नहीं है, नहीं आपको है, क्या नहीं लाइफ है। में सैलरी इंक्रीज़ होएगा। ग्रो होने तो वाले हैं। जैसा-जैसा इंक्रीज़ होएगा वैसा-वैसा आपको स्टेप स्टेप आपका इन्वेस्टमेंट भी आके आप बढ़ा सकता है। ऐसा ऑप्शन बहुत है, ऐसा ये नहीं है करके नहीं है, ऐसा ऑप्शन बहुत है, आप लोग कर सकते हैं।
तो आपका जो पहला जो हमारा जो आज का टॉपिक जो था वो फाइनेंशियल एजुकेशन का, इसमें जो हम लोग डिस्कस करने चालू किया था, साथ ही साथ हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है। जो फाइनेंशियल एजुकेशन जब लेने जाएगा ना, तो ये सब एक पैकेज एक ऐसा पैकेज मिल जाता है, सब है। मिलके जुड़ हाँ, के आता है। मिल जाता है। और मैं खुद भी बहुत से स्टूडेंट्स को पर्सनल फाइनेंस क्लासेस दिया है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो हम पर्सनल फाइनेंस क्लास देता है, जिसको ज़रूरत है उनको जो जानकारी, बेसिक जानकारी हमको देने की कोशिश करता है, और वो हम आज तक अभी तक हम दे रहे हैं। तो और भी कोई किसी को चाहिए तो आ सकता है लेने के लिए, हम बिल्कुल, गूगल बिल्कुल। मीट में दे सकता है। तो यही चीज़ है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली है मेरे को, और मेरे लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास से मिली है। और अब लास्ट टिप्स आप देना चाहेंगे तो क्या देंगे, और यंगस्टर्स के लिए भी, और जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो भी स्कैमर्स से बचने के लिए आप नहीं, क्या मेरा टिप्स जो देना मेन जो ये है कि आप लोग जो है, आप फाइनेंशियल एजुकेशन लो, किसी के भी बात में मत आओ, आप मेरी भी बात मत सुनो, किसी की बात मत सुनो, क्योंकि आज बहुत से आदमी लोग आ गया बहुत एडवाइस करने के लिए, ऐसा ये नहीं है। तो इसके लिए आप लोग को कह के, आपका जो लास्ट जो आपका क्वेश्चन था, कि मेरा जो मेन इम्पोर्टेंट है कि आप लोग खुद पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़िए, फाइनेंशियल एजुकेशन लिए, ताकि आप सबके पास से सुनो और डिसीजन आप खुद लो। खुद के लेना है। तो इसके लिए आपको आके वो एजुकेशन मस्ट है। सो थैंक्स, तो आपने आपसे मुझे मिलके टाइम बहुत दिया, तो बहुत खुशी हुआ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, शुक्रिया। बहुत लंबा जाया समझते हैं वीडियो। कितने कितने रह गए?